एक ऐसा गांव जो बाकी दुनिया से पूरी तरह छुपा हुआ था, जहां लोगों ने कभी मॉडर्न दुनिया नहीं देखी थी, और दो जुड़वा बच्चे जिनके जन्म के साथ ही एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो पूरी दुनिया बदलने वाली थी। कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफानी रात से होती है। बिजलियां लगातार चमक रही थीं, तेज बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी, और एक छोटे से घर के अंदर एक औरत दर्द से चीख रही थी। वो बच्चे को जन्म दे रही थी। गांव की बूढ़ी औरत बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी थी। कुछ देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। सबको लगता है कि बच्चा पैदा हो चुका है, लेकिन तभी बूढ़ी औरत का चेहरा डर से बदल जाता है। वो शॉक होकर कहती है, अभी एक बच्चा और बाकी है। कुछ देर बाद दूसरा बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन यहां सबसे अजीब बात यह थी, पहला बच्चा रात में पैदा हुआ था और दूसरा सूरज निकलने के बाद। गांव वाले इसे एक अशुभ और रहस्यमयी संकेत मानते हैं। वो धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये दोनों बच्चे आम नहीं हैं। इनका जन्म किसी वजह से हुआ है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम यूरू था। वो पहाड़ों के बीच शिकार कर रहा होता है। उसके हाथ में धनुष था और उसकी निशानेबाजी इतनी परफेक्ट थी कि वो दूर उड़ते पक्षी को भी आसानी से मार देता है। उसके साथ उसका दोस्त डंजी भी था। डांजी हंसते हुए कहता है, तू हमेशा अकेले पहाड़ों में घूमता रहता है, कभी डर नहीं लगता? यूरू मुस्कुराकर कहता है, जब राइट और लेफ्ट हमारी रक्षा कर रहे हों तब डर कैसा? इसके बाद दोनों की नजर अचानक आसमान की तरफ जाती है। दूर आसमान में कुछ उड़ती हुई चीजें दिखाई देती हैं जिनसे धुआं निकल रहा था। डांजी डरकर कहता है, ड्रैगन गैस। असल में उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर्स नहीं देखे थे, इसलिए वो उन्हें ड्रैगन समझते थे। यूरू कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता रहता है। उसके मन में अजीब बेचैनी होने लगती है। फिर दोनों वापस गांव लौट आते हैं। पूरा गांव बहुत पुराना और रहस्यमयी लगता था, जैसे वो दुनिया से पूरी तरह अलग हो। वहां ना बिजली थी, ना गाड़ियां, ना कोई मॉडर्न चीज। सब लोग पुराने तरीके से ही जी रहे थे। गांव वाले यूरू को देखते ही मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो सबका फेवरेट था। एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम्हारे पिता भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर थे। लेकिन यूरू बस मुस्कुरा देता है। उसे अपने माता पिता के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। इसके बाद यूरू अपनी बहन असा से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, हम देखते हैं कि आसा एक लकड़ी के केज के अंदर बंद थी। फिर भी आसा के चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुराकर कहती है, आज फिर देर कर दी। यूरू हंसते हुए उसे खाना देता है। फिर दोनों साथ बैठकर बात करने लगते हैं। आसा पूछती है, बाहर की दुनिया सच में इतनी बड़ी है? यूरू जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। यह सीन बहुत इमोशनल था, क्योंकि साफ दिख रहा था कि दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन उसी समय गांव की बूढ़ी औरत दूर से उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा खतरा करीब आ रहा हो। थोड़ी देर बाद गांव में डेरा नाम का आदमी आता है। वो बाहरी दुनिया से सामान लेकर आता था, इसलिए बाकी विलेजर्स उससे थोड़ा डरते थे। उसके कपड़े बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे। डांजी एक्साइटेड होकर उससे पूछता है, बाहर की दुनिया कैसी है? तेरा सिगरेट पीते हुए कहता है, इतनी बड़ी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन यूरू को बाहर की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है, मुझे अपना गांव ही पसंद है। डेरा उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे कुछ पता हो। तभी अचानक पूरा आसमान तेज आवाजों से गूंजने लगता है। इस बार ड्रैगन गैस पहले से कहीं ज्यादा करीब थे।
विलेजर्स पैनिक में आ जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, लोग आसमान की तरफ डर से देखने लगते हैं और अगले ही पल कहीं दूर एक मैजिकल बैरियर टूट जाता है। फिर अचानक कई हेलीकॉप्टर्स गांव के ऊपर आ जाते हैं। पूरा गांव केओस में बदल जाता है। हेलीकॉप्टर्स से आर्मड सोल्जर्स नीचे उतरने लगते हैं और बिना कुछ बोले विलेजर्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दाएं, 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 लोग चीखते हुए भागने लगते हैं। कुछ सेकंड्स पहले जो गांव शांत था, अब पूरी तरह बैटलफील्ड बन चुका था। यूरो शॉक में खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी डंजी की मां चिल्लाकर कहती है, वो यूरो को ढूंढ रहे हैं, भागो। अब यूरो और डंजी सीक्रेट रास्ते की तरफ भागते हैं। उधर हेलीकॉप्टर्स में से एक ब्लंड लड़की नीचे उतरती है। उसने रेड हुडी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी। वो बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वो धीरे धीरे विलेजर्स के बीच चलती है और फिर सिर्फ एक शब्द बोलती है, गोबल। अचानक उसके पीछे से एक जायंट डेमन निकलता है, जिसका बड़ा सा मुंह लोगों को जिंदा निगलना शुरू कर देता है। पूरा गांव खून से भर जाता है। लोग डर से चीखने लगते हैं, लेकिन वो लड़की सिर्फ हंस रही थी। एक छोटी बच्ची डरते हुए उससे पूछती है, आप मॉन्स्टर हो? लड़की कुछ सेकंड्स तक उसे देखती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, मैं बच्चों को नहीं खाती। उधर डेरा सोल्जर्स से लड़ रहा था। उसके हाथ में गन और माचेते दोनों थे। वो अकेले कई सोल्जर्स को खत्म कर देता है। अब यूरो फाइनली आसा के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जो वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक मिस्टीरियस वुमन उसके सामने खड़ी थी और केज के अंदर आसा खून में पड़ी हुई थी। यूरो शॉक में फ्रीज हो जाता है। तभी वो औरत मुस्कुराकर कहती है, डर क्यों रहे हो? मैं ही असली आसा हूं। यूरो गुस्से में तुरंत एरो चला देता है, लेकिन वो औरत एक ब्लास्ट से पूरी दीवार उड़ा देती है। अब यूरो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। तभी डाइंग हालत में पड़ी बूढ़ी औरत उससे कहती है, भाग जाओ अभी। उसी समय डेरा उसके पास आता है और उसे एक ग्रीन पेंडेंट देता है। वो कहता है, अगर जिंदा रहना है तो इसे राइट और लेफ्ट के बीच लगाओ। यूरो तुरंत स्टैच्यूज के पास भागता है। वो पेंडेंट लगा देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी डेरा उसका चेहरा पत्थर से टकरा देता है। उसका खून पेंडेंट पर गिर जाता है और अगले ही पल पूरी जमीन हिलने लगती है। राइट एंड लेफ्ट स्टैच्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं। 2 जायंट गोल्डन डेमन्स बाहर निकलते हैं। पूरा आसमान उनकी आवाज से कांपने लगता है। फिर वो सीधे हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। बूम! कुछ ही सेकंड्स में हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ब्लॉन्ड लड़की पहली बार डर जाती है। अब उसके चेहरे की स्माइल गायब हो चुकी थी। और फिर राइट एंड लेफ्ट पहली बार यूरो की तरफ देखकर कहते हैं, मास्टर। डेरा हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अब ये दोनों तुम्हारे हैं। जो लेफ्ट और राइट को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि ये दोनों कोई मामूली डीमंस नहीं बल्कि पूरे विलेज के गार्डियंस हैं। और अब वो दोनों यूरो को अपना नया मास्टर मान चुके हैं। तभी डेरा उन्हें समझाता है कि अभी वहां रुकना बहुत खतरनाक है, क्योंकि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन तभी वहां गाबी आ जाती है और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके डीमन ने पूरा ब्लास्ट झेल लिया था। फिर गाबी यूरो से कहती है कि वो उनके साथ चले, लेकिन तभी यूरो उससे पूछता है कि क्या गांव वालों को उसी ने मारा है, और गाबी बिना डरे हां बोल देती है। बस यही सुनकर यूरो का गुस्सा फट पड़ता है। राइट उसे याद दिलाता है कि वो चाहे तो उन्हें ऑर्डर दे सकता है, लेकिन यूरो कहता है कि वो गार्डियंस को आदेश देने लायक नहीं है। फिर वो सिर्फ 2 रिक्वेस्ट करता है। पहली, अगर कोई गांव वाला जिंदा मिले तो उसे बचा लेना, और दूसरी, इस लड़की को मैं अपने हाथों से मारूंगा। उधर आशा ग्रैनी को धमकी देकर वहां से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ
लेफ्ट और गाबी का डीमन आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मौका देखकर यूरू गाबी के पैर में तीर मार देता है ताकि वो भाग ना सके, लेकिन गाबी का डीमन उसे लेकर उड़ जाता है और यूरू तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ राइट गांव वालों को बचा रहा होता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि नॉर्मल लोग डीमंस को देख नहीं सकते। इसलिए जब बच्चे राइट को देखते हैं तो डर के मारे बेहोश हो जाते हैं और तभी एंट्री होती है आशा की। वो सीधे राइट पर हमला कर देती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो खुद को यूरू की असली छोटी बहन बताती है। ये सुनकर यूरू पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस आशा के साथ वो इतने साल रहा वो असली थी ही नहीं। असल में 10 साल पहले असली आशा अपने माता पिता के साथ गांव छोड़ चुकी थी, लेकिन गांव वालों को डर था कि अगर यूरू भी चला गया तो भविष्यवाणी टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने एक नकली आशा बना दी ताकि यूरू गांव में ही रहे। और भाई, ये सच सुनकर यूरू पूरी तरह टूट जाता है। तभी राइट भी कंफर्म कर देता है कि आशा सच बोल रही है, क्योंकि उसके खून की स्मेल बिल्कुल यूरू जैसी है। लेकिन डेरा समझ जाता है कि अगर वो लोग वहां ज्यादा देर रुके तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए वो सभी गांव छोड़कर नीचे मॉडर्न दुनिया की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग उस खोए हुए गांव की बातें कर रहे होते हैं जहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। फिर आखिरकार यूरू पहली बार मॉडर्न दुनिया में पहुंचता है, जहां डेरा की साथी हाना उनका इंतजार कर रही होती है। और यहाँ सबसे मजेदार सीन आता है। जब यूरू पहली बार कार को देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये चीज आखिर है क्या। तब डेरा उसे समझाता है कि ये बिना घोड़े वाली तेज रफ्तार गाड़ी है। उधर आशा और उसके साथी भी बात कर रहे होते हैं। तभी गाबी यूरू की आर्चरी स्किल्स की तारीफ करती है और कहती है कि वो बेहद खतरनाक है। और ये सुनकर आशा रोने लगती है, क्योंकि इतने सालों बाद उसे पता चला था कि उसका भाई जिंदा है। एपिसोड के आखिर में हमें पता चलता है कि लेफ्ट और राइट कोई आम डीमंस नहीं, बल्कि गॉड क्लास बीइंग्स हैं, जिन्हें 400 साल बाद नया मास्टर मिला है। और अब कहानी गांव से निकलकर पूरी मॉडर्न दुनिया में पहुंच चुकी है। जब यूरू और बाकी सभी लोग एक रेस्टिंग स्टेशन पर रुकते हैं, जहां हाना यूरू के लिए नए कपड़े और खाना लेकर आती है। यूरू हैरानी से धीरे बोलता है, ये कपड़े कितने अलग हैं, क्योंकि यूरू ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे कपड़े कभी देखे ही नहीं होते। और जब उसके सामने इतना टेस्टी पैक्ड फूड आता है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। यूरू मासूमियत से खुश होकर बोलता है, क्या ये खाना गॉड्स ने भेजा है? उसे तो पैकेट खोलना भी नहीं आता था। इसलिए हाना उसकी हेल्प करती है। और जैसे ही यूरू पहली बाइट लेता है, उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। वो इतनी स्पीड से खाना खाने लगता है कि हाना डेरा को उसकी ग्रैनी बुलाने लगती है। लेकिन तभी यूरू दुखी होकर धीरे बोलता है, काश आशा भी ये सब खा पाती। दूसरी तरफ राइट एंड लेफ्ट मॉडर्न दुनिया की हर चीज को देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने 400 सालों से विलेज के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। फिर डेरा और हाना अंदर बात करने चले जाते हैं, जहां हाना पूछती है कि आखिर डेरा अब यूरू को लेकर क्या करने वाला है। और तब डेरा एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर हाना का दिमाग ही खराब हो जाता है। डेरा मजाकिया कॉन्फिडेंस में बोलता है, चलो शादी कर लेते हैं। और भाई, ये सुनते ही हाना उसके ऊपर भड़क जाती है। हाना गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन डेरा समझाता है कि वो रियल मैरिज की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो लोग फैमिली बनकर रहेंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। और फिर डेरा फेक फैमिली स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। डेरा सीरियस टोन में समझाता है, यूरू मेरी पहली वाइफ का बेटा होगा और मेरी वाइफ मर चुकी होगी। ये सुनकर हाना और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। दूसरी तरफ राइट और लेफ्ट कार के अंदर घोड़ों को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि बिना घोड़ों के ये चीज चल कैसे रही है। तब यूरू उन दोनों से पूछता है कि वो उन्हें किस नाम से बुलाए, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि वो उनका मास्टर है, तो वो उन्हें किसी भी नाम से बुला सकता है। लेकिन यूरू उनका नाम राइट एंड लेफ्ट ही रहने देता है। उसके बाद यूरू उनसे अपने पेरेंट्स और आशा के बारे में पूछता है। तब राइट एंड लेफ्ट बताते हैं कि 10 साल पहले उन्होंने यूरू के पेरेंट्स को एक छोटी लड़की के साथ विलेज से भागते हुए देखा था।
और उस लड़की से यूरू के ब्लड की स्मेल आ रही थी। मतलब वो असली आशा थी। ये सुनते ही यूरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यूरू दुखी और टूटी हुई आवाज में बोलता है, तो उन्होंने सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया था। और भाई, ये मोमेंट सच में बहुत इमोशनल था। फिर यूरू डिसाइड करता है कि वो असली आशा को ढूंढेगा और अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यूरू गुस्से और डिटर्मिनेशन में बोलता है, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद डेरा यूरू को ट्विंस की असली पावर्स के बारे में बताता है। और भाई, यहाँ स्टोरी और भी ज्यादा क्रेजी हो जाती है। डेरा बताता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तब कभी कभी स्पेशल ट्विंस पैदा होते हैं जो दुनिया को डिवाइड करने की पावर रखते हैं। और 400 साल पहले भी ऐसे ही ट्विंस पैदा हुए थे, जिनकी वजह से दुनिया ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो गई थी। फिर हमें पता चलता है कि आशा के पास ब्रेक नाम की पावर है जो किसी भी चीज को फोर्सफुली तोड़ सकती है। और यूरू के पास सील नाम की पावर हो सकती है जो किसी भी चीज को सील कर सकती है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर ये दोनों पावर्स एक दूसरे से टकरा गईं तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। यूरू शॉक होकर धीरे बोलता है, तो हम दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन डेरा उसे समझाता है कि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगली मॉर्निंग यूरू मॉडर्न सिटी को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। राइट और लेफ्ट बिल्डिंग्स को कैसल बुलाने लगते हैं। और जब यूरू उन्हें बताता है कि इस सिटी में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं तो उन दोनों का दिमाग ही घूम जाता है। लेकिन एंड में यूरू आखिरकार डिसाइड कर लेता है कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। यूरू सीरियस और कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, मुझे सच जानना ही होगा, चाहे मुझे आशा का सामना ही क्यों ना करना पड़े। यूरू से, जो पहली बार इस मॉडर्न अपार्टमेंट के अंदर आता है, हैरानी से उसकी आंखें लिटरली हर चीज देखकर चमक रही होती हैं, क्योंकि कुछ देर पहले तक यूरो और उसके डीमंस राइट एंड लेफ्ट इन विशाल बिल्डिंग्स को किले समझ रहे थे। और अब जब वो अंदर आए हैं तो यूरो को समझ ही नहीं आ रहा कि लोग इतने छोटे छोटे कमरों में कैसे रहते हैं। तभी हाना उसे घर की चीजें दिखाने लगती है। किचन, बाथरूम, लाइट्स, सब कुछ। धीरा के लिए वेस्टर्न स्टाइल रूम तैयार किया गया होता है, लेकिन हाना यूरू को एक ततामी रूम देती है। और जैसे ही यूरू उस मैट पर बैठता है, खुश होकर उसके चेहरे पर पहली बार असली मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि उसके गांव में ऐसी ततामी सिर्फ खास मौकों पर इस्तेमाल होती थी। यूरू तो बच्चे की तरह उस पर उछलने लगता है। लेकिन तभी अचानक कमरे में 2 जानवर आ जाते हैं, एक सफेद कुत्ता और एक ऑरेंज बिल्ली। हाना मुस्कुराते हुए कहती है, इनसे मिलो, ये मेरे डेमन्स हैं, जैनको और कोरो। तभी राइट और लेफ्ट भी आते हैं और बिल्कुल VIP स्टाइल में बैठकर बोलते हैं घमंड से, हम यूरू के डेमन्स हैं, मैं राइट हूं और ये लेफ्ट। लेकिन जैसे ही यूरू उन दोनों को कुत्ता और बिल्ली बोल देता है, दोनों उस पर हमला कर देते हैं। और भाई, यूरू की हालत देखने लायक होती है। राइट तुरंत कहता है सीरियस होकर, इनको नॉर्मल जानवर मत समझो। फिर हाना बताती है कि नीचे की दुनिया में हर इंसान का फैमिली नेम होता है। और यूरू ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके गांव में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन असली मजा तब आता है जब धीरा कैजुअली बोल देता है कि हाना के पास खुद के पहाड़ हैं, ख्वाब में आ रहे हैं। हैरानी से यूरू की आंखें लिटरली चमक उठती हैं। वो तुरंत बोलता है, क्या मैं वहां शिकार करने जा सकता हूं? लेकिन धीरा कहता है, पहले लाइसेंस चाहिए होगा। और यूरू तुरंत पूछता है, लाइसेंस क्या होता है? भाई, उसका इनोसेंट चेहरा देखकर हंसी भी आती है और दुख भी, क्योंकि उसे इस दुनिया की बेसिक चीजें तक नहीं पता। इसके बाद सीन कट होता है आशा की तरफ, जहां वो अपनी ब्रेक पावर की ट्रेनिंग कर रही होती है। उसके सामने एक एप्पल रखा होता है और वो उसे परफेक्टली काटने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी पावर इतनी डेंजरस है कि एप्पल के साथ साथ आसपास की चीजें भी टूटने लगती हैं। तभी वहां एक मिस्टीरियस मास्टर आता है, साथ में जिन भी होता है। और भाई, जिन का एंट्री औरा अलग ही लेवल का है। आशा तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगती है, लेकिन मास्टर हंसते हुए कहता है,
जब तक तुम किसी को मार नहीं रही तब तक सब ठीक है। फिर जिन अपने डेमन आई को बुलाता है, जो कुछ ही सेकंड्स में पूरा कमरा साफ कर देता है। और यही हमें पता चलता है कि कागेमोरी क्लैन के डेमन्स कितने खतरनाक हैं। इसके बाद गाबी आती है, जो अभी भी घायल होती है। आशा उसे एप्पल ऑफर करती है, लेकिन उसके पास नाइफ नहीं होती। तभी जिन अपने दूसरे डेमन मकोतो को बुलाता है और भाई वो डेमन अपने मुंह से नाइफ निकाल देता है। गाबी डिस्गस्ट होकर बोलती है, मैं वो नाइफ यूज नहीं करूंगी जो किसी मॉन्स्टर के मुंह से निकली हो। ये सीन ऑनेस्टली काफी फनी था, लेकिन फिर माहौल सीरियस हो जाता है, क्योंकि मास्टर बताता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि युरू और आशा गांव छोड़ चुके हैं तो बहुत से लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे, खासतौर पर कागेमोरी क्लैन। और तभी जिन को एक काम मिलता है, युरू को ढूंढने का। अब भाई यहां सबसे मजेदार चीज होती है, आशा युरू की ड्राइंग बनाती है, गाबी भी ड्राइंग बनाती है, लेकिन असली मास्टरपीस बनाता है गाबी का डेमन गैब्रियल। इतनी एक्यूरेट ड्राइंग देखकर जिन खुद जेलस हो जाता है। उधर वापस अपार्टमेंट में धीरा अपनी दाढ़ी शेव कर चुका होता है। हाना उसे देखकर बोलती है मजाक उड़ाते हुए, अब तो तुम पहले से भी बेकार लग रहे हो। और धीरा तुरंत जवाब देता है, वाह, शादी के बाद बीवी ने ताने मारना शुरू भी कर दिया। इन दोनों की केमिस्ट्री ऑनेस्टली काफी एंटरटेनिंग है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि युरू बाहर चला गया है। और जैसे ही हाना को पता चलता है कि युरू अपना हथियार भी साथ ले गया, वो पैनिक करने लगती है, क्योंकि इस दुनिया में खुलेआम हथियार लेकर घूमना इल्लीगल है। उधर युरू राइट एंड लेफ्ट के साथ शहर घूम रहा होता है। वो आसमान छूती बिल्डिंग्स को देखकर शॉक्ड होता है। धीरे से उसे लगता है जैसे तारे जमीन को छू रहे हों उन्हें। लेकिन तभी युरू एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो राइट और लेफ्ट से कहता है कि अगर आशा भी इस शहर में है तो उसके ब्लड की स्मेल जरूर मिलेगी। और फिर राइट एंड लेफ्ट अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं। भाई उनका ट्रांसफॉर्मेशन सीन लिटरली फायर था। गोल्डन और रेड एनर्जी में बदलकर दोनों युरू को लेकर आसमान में उड़ जाते हैं। और कुछ देर बाद ये लोग एक पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, जहां जिन पहले से मौजूद होता है और उसके साथ दो मिस्टीरियस लोग भी होते हैं। राइट तुरंत महसूस कर लेता है कि उनके आसपास कई डेमन्स छिपे हुए हैं। लेकिन तभी सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है। आशा वहां दिखाई देती है। युरू उसे देखते ही गुस्से में अटैक करने दौड़ पड़ता है, लेकिन राइट चिल्लाकर कहता है गुस्से से, रुको, ये स्मेल पुरानी है। और तभी रिवील होता है कि वो असली आशा नहीं, बल्कि जिन का बनाया हुआ फेक ट्रैप था। अब भाई यहीं से एपिसोड पूरी तरह क्रेजी हो जाता है। जिन मुस्कुराते हुए सामने आता है और बोलता है, तो तुम ही हो, आशा के ट्विन ब्रदर। लेकिन तभी जिन का डेमन युरू को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ लेफ्ट और राइट छुपकर सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर शुरू होती है पूरी एपिसोड की सबसे इंसेन फाइट। गोलियां, मिसाइल्स, मॉन्स्टर्स, सब कुछ एक साथ। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, लेफ्ट और राइट पर गोलियों का कोई असर ही नहीं होता। यहां तक कि मिसाइल हिट होने के बाद भी राइट बस हंसने लगता है। और तभी युरू अपना हंटर इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करता है। पूरे अंधेरे में वो साइलेंटली जिन के पीछे पहुंच जाता है और नाइफ उसके गले पर रख देता है। उस मोमेंट पर गूज़बम्प्स आ गए थे। तभी जिन फाइनली सच बताता है, धीरे और सीरियस होकर, मैंने तुम्हारे गांव पर हमला नहीं किया, लेकिन हमला करवाया जरूर था। ये सुनते ही युरू का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और बदला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक लेता है। और आखिर में वो जिनसे सिर्फ एक चीज मांगता है, गुस्से और दर्द से, फोन इस्तेमाल करो और आशा को यहां बुलाओ। और भाई तो यहां हारो और आक्यो यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि युरू सिर्फ आशा से बात करना चाहता है, ना कि उसे जबरदस्ती वापस अपने साथ लेकर जाना। जिस वजह से जिन भी युरू से पूछने लगता है, क्या हिगाशी विलेज को दोनों ट्विंस नहीं चाहिए? यह सुनकर युरू कुछ सेकंड तक चुप रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वह धीरे से कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो वहां अकेला था।
यह सुनकर जिन समझ जाता है कि यूरू को सच में पूरी सच्चाई नहीं पता। तभी जिन शांत आवाज में कहता है, अगर तुम आशा से मिलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ कागेमोरी मैनर चलना होगा, क्योंकि आशा वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनते ही यूरू तुरंत गुस्से में बोल पड़ता है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? कोई भी इंसान सीधे भालू की गुफा में नहीं घुसेगा। यह सुनकर हारो हल्का सा हंस देता है, लेकिन तभी लेफ्ट उसे ऐसी खतरनाक नजरों से घूरती है कि उसकी हंसी तुरंत गायब हो जाती है। यूरू फिर जिन की तरफ देखकर कहता है, अगर आशा सच में वहां है तो उसे यहां बुलाओ। तभी जिन अपनी गर्दन से बहते खून को पकड़ते हुए धीरे से कहता है, कम से कम मुझे ब्लीडिंग रोकने का मौका तो दोगे, वरना मैं सच में मर जाऊंगा। यूरू बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने हमला करते वक्त ध्यान रखा था कि तुम मरो मत। यह सुनते ही हारो और उसके डीमंस तक डर जाते हैं, क्योंकि यूरू ने यह बात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कही होती है, जैसे किसी की जान छोड़ना उसके लिए बहुत छोटी बात हो। तभी जिन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, और अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते तो मैं पहले ही हमले में मर चुका होता। यह सुनकर कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है और अब हारो को एहसास होने लगता है कि माउंटेन के लोग सच में कितने खतरनाक होते हैं। उधर राइट धीरे धीरे आसपास घूमते हुए बाकी डीमंस को नोटिस करने लगता है। फिर वह हारो की तरफ देखकर कहता है, तो वो टर्टल तुम्हारा है। और फिर आकियो की तरफ देखकर, और बाकी दो डीमंस तुम्हारे। आकियो सिर हिलाकर हाँ कर देता है, जिसके बाद लेफ्ट तुरंत पूछती है, तो तुमने उन्हें लड़ाई में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तब आकियो बताता है कि वो डीमंस इतने बड़े हैं कि इस पार्किंग एरिया के अंदर आ ही नहीं सकते। और तभी पूरा पार्किंग लॉट हल्का हल्का कांपने लगता है। अंधेरे के अंदर दो विशाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर पहली बार राइट तक चुप हो जाता है। यूरू धीरे से फुसफुसाता है, इतने बड़े डीमंस? तभी जिन कहता है, अब समझे, अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो अभी तक कर चुके होते। यह सुनकर यूरू समझ जाता है कि अगर वह यहां से भागने की कोशिश भी करे तो राइट एंड लेफ्ट के लिए उन सब डीमन से लड़ना आसान नहीं होगा, जिस वजह से आखिरकार यूरू उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर जिन राहत की सांस लेते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें गेस्ट की तरह रखेंगे। लेकिन यूरू तुरंत बोल पड़ता है, तो फिर जल्दी चलो, मुझे आशा से मिलना है। तभी जिन सबसे पहले वहां की सारी चीजें क्लीन करने के लिए कहता है और तभी उसकी फिश डीमन आई जमीन पर पड़े टूटे हथियार, खून और बाकी मलबे को खाना शुरू कर देती है। यह देखकर यूरू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, ये कर क्या रही है? तभी हारो समझाता है, स्कैवेंजर डीमंस हैं, ये सफाई करते हैं। फिर माकोटो अपने मुंह से ढेर सारे हथियार बाहर निकाल देता है, गन्स, तलवारें, मिसाइल लॉन्चर, यहां तक कि ग्रेनेड तक। यूरू की आंखें चमक उठती हैं, ये तो कमाल है। तभी हारो गर्व से कहता है, माकोटो किसी भी चीज को अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? धीरे से यूरू के कान में बोलता है, मुझे ये डीमन पसंद नहीं। तभी हारो का रैबिट डीमन राइट की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और राइट तुरंत चिढ़ जाता है। फिर वह यूरू से पूछता है, क्या तुम खरगोश मारने में अच्छे हो? यूरू तुरंत जवाब देता है, हाँ, उनका सूप बहुत टेस्टी होता है। यह सुनते ही हारो और उसका रैबिट दोनों डर जाते हैं और आकियो तक शॉक होकर पूछता है, क्या डीमंस को भी खाया जा सकता है? तभी अचानक सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है, जिस वजह से हारो तुरंत नॉर्मल एक्टिंग करते हुए कहता है कि लाइट्स शॉर्ट सर्किट की वजह से गई थी। सिक्योरिटी वाला बिना कुछ समझे वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ आशा अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसके फोन पर जिन का मैसेज आता है, तुम्हारा भाई मिल गया। यह पढ़ते ही आशा खुशी से उछल पड़ती है। यूरू जिंदा है। वह इतनी जोर से गाबी को उठाती है कि गाबी डरकर चिल्ला पड़ती है, हम पर हमला हो गया क्या? लेकिन जब आशा उसे बताती है कि यूरू वहां आ रहा है तो गाबी को यकीन ही नहीं होता कि जिन ने इतना मुश्किल काम इतनी जल्दी कर दिया। फिर गाबी आशा को देखकर बोलती है, तुम सच में लड़की जैसी एक्टिंग करने लगी हो। इसके बाद जिन कार में बैठकर कागेमोरी क्लैन के लीडर गोंजो को फोन करता है और कहता है, हिगाशी ट्विंस वाला मामला खत्म हो गया, यूरू हमारे साथ आ रहा है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी छा जाती है। फिर गोंजो हंसते हुए कहता है, कमाल कर दिया तुमने। तभी जिन पूछता है, लेकिन आप हैं कहां? और अगला जवाब सुनकर हारो तक शॉक हो जाता है, मैं अभी हॉट स्प्रिंग में हूं।
जिनका चेहरा पूरी तरह डेढ़ हो जाता है। क्या? गोंजो आराम से जवाब देता है। मैंने सोचा था काम के बाद रिलैक्स कर लूं। इसके बाद सभी लोग कागेमोरी रेजिडेंस पहुंच जाते हैं और भाई जैसे ही यूरू उस जगह को देखता है उसकी आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं, क्योंकि वो जगह किसी घर जैसी नहीं बल्कि एक विशाल किले जैसी दिख रही होती है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, हजारों लाइट्स और हवा में डीमंस की बहुत भारी स्मेल। राइट धीरे से कहता है, यहाँ बहुत सारे डीमंस हैं, लेकिन जिन बताता है कि असली एरिया अभी आगे है। और जैसे ही वो लोग बैरियर के अंदर कदम रखते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक साथ इतने डीमंस की मौजूदगी महसूस होती है कि वो गिन भी नहीं पा रहे होते। उधर गाबी का डीमन उसे बताता है कि यूरू वहां पहुंच चुका है। यह सुनते ही आशा खुशी से भागती हुई बाहर आती है और जैसे ही उसकी नजर यूरू पर पड़ती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई वह सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन यूरू तुरंत पीछे हट जाता है। रुको। आशा वहीं रुक जाती है, फिर मासूमियत से पूछती है, क्या मैं तुम्हें हग कर सकती हूं? नहीं, एक छोटा सा। बिल्कुल नहीं। पीछे खड़ा हारो हंसी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आसुमा वहां आता है और यूरू को देखकर मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन जिन तुरंत ठंडी आवाज में बोल पड़ता है, यूरू हमारा गेस्ट है। मतलब साफ था, दूर रहो। इसके बाद सभी लोग नर्स रूम में पहुंचते हैं, जहां नर्स ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है कि जिन पर एक छोटे बच्चे ने हमला किया था। लेकिन यूरू तुरंत कहता है, माउंटेन्स में हर बच्चे को हथियार चलाना आता है, और आशा भी उसकी बात मान लेती है। तभी नर्स आशा का ब्लड बैग निकालती है और उसे देखकर यूरू घबरा जाता है। तुम्हारा खून इनके पास क्यों है? उसकी आंखों में सचमुच डर दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसके लिए किसी का खून निकालना मतलब इविल स्पिरिट्स का काम था। तब आशा उसे सिरिंज दिखाकर समझाने लगती है। और भाई, जो लड़का कुछ देर पहले लोगों को मारने के लिए तैयार था, वो अब सिर्फ इंजेक्शन देखकर डर रहा होता है। हारो यह देखकर हंस पड़ता है। तुम सच में अजीब हो। इसके बाद आशा फिर मुस्कुराकर पूछती है, अब तो मुझे हक करने दोगे? नहीं, अगर मैं अच्छे से पूछूं तो। फिर भी नहीं। लेकिन आखिरकार यूरू उसकी जिद देखकर मान जाता है और फिर माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, क्योंकि यूरू धीरे से पूछता है, हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आशा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है और जिन आखिरकार सच बताना शुरू करता है, तुम्हारे पेरेंट्स गायब हो चुके हैं। यह सुनते ही यूरू पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस जवाब को ढूंढने के लिए वह इतने दिनों से भटक रहा था, वह अब और भी ज्यादा रहस्यमयी बन चुका था। और तभी बाहर अचानक जोरदार धमाके की आवाज आती है। पूरा कमरा हिल जाता है। राइट तुरंत चिल्लाता है, डीमंस! और अगले ही सेकंड दो विशाल डीमंस खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिसके साथ ही पूरा कागेमोरी क्लैन युद्ध के मैदान में बदल जाता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर एक पल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैदान ए जंग में अफरा तफरी मची है। यूरू पहली बार अपने नए तीर कमान को हाथ में थामता है, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से उसका निशाना पूरी तरह चूक जाता है। जान बचाने के लिए वे लोग दुश्मनों से बचते हुए एक बंद कमरे में पनाह लेते हैं। दूसरी तरफ वॉकी टॉकी पर गैबी की आवाज गूंजती है। वह एक ऐसी भयानक जंग में फंसी है जहां उसका सामना उन डायमंड्स से है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। वह खुद जख्मी है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन उसके भीतर का पागलपन और लड़ने की भूख कम नहीं हुई है। गैबी अपने खूंखार डायमंड से दुश्मनों को बेरहमी से कुचलवाना शुरू कर देती है और चारों तरफ से घिरने के बाद भी खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगती है। इस बीच यूरू और उसके साथी लगातार भाग रहे हैं। ऐसे माहौल में भी आशा का अजीब बर्ताव सामने आता है। वह उन डायमंड्स को खत्म करने के बदले यूरू से एक गले लगाने की मांग करती है, जिसे यूरू हमेशा की तरह सीधे मना कर देता है। तभी अचानक चालें बदलती हैं और दुश्मन के डायमंड्स एक साथ मिलकर एक ऐसी अंधाधुंध सफेद रोशनी छोड़ते हैं जो पूरे स्क्रीन को धुंधला कर देती है। इस फ्लैश के साथ ही यूरू और आशा अलग अलग रहस्यमयी स्फीयर जैसे बैरियर्स के भीतर कैद हो जाते हैं। बाहर खड़े जिनको जब अपनी बेबसी का एहसास होता है तो वह डॉक्टर से मदद के लिए उस टीचर को जगाने को कहता है।
लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने इस वक्त टीचर को नींद से उठाया तो वह सबसे पहले जिन को ही मार डालेगा। जिन समझ जाता है कि अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और वह अपनी गन लॉड करके खुद मौत के खेल में उतर जाता है। इस दौरान आशा जिस बैरियर में कैद है वहां सिर्फ और सिर्फ गहरा दम घोंटू अंधेरा है। वह डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसे अपने गांव के वो दिन याद आने लगते हैं जब वह सबसे अलग, बिल्कुल अकेली और बेबस रहा करती थी। लेकिन तभी उस घने अंधेरे को चीरती हुई राइट की आवाज आती है। राइट उसकी खुशबू से उसे ढूंढ लेता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। राइट इस बात का खुलासा करता है कि राइट और लेफ्ट कोई आम डायमंड्स नहीं है, बल्कि वे ब्रेक और सील की शक्तियों के नेचुरल एनिमी हैं, जिन्हें उनके पिता ने इसलिए बनाया था ताकि यह असीमित ताकत कभी आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए। इसका सीधा और डरावना मतलब यह था कि जब यूरू अपनी सील की असली पावर को हासिल करेगा तब लेफ्ट उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूरू अपने बैरियर के भीतर इस सफेद रोशनी के कारण अपना शारीरिक संतुलन खो चुका है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। वह इस कैद के समय का इस्तेमाल अपने नए तीर कमान को मास्टर करने के लिए करता है। वह निशाना लगाता है और तीर सीधे जाकर लेफ्ट को लग जाता है। यूरू घबरा जाता है, लेकिन पत्थर की बनी लेफ्ट उसे ढांढस बंधाती है कि वह जितना चाहे उस पर तीर चलाए। जब लेफ्ट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी बहन की फिक्र नहीं है, तो यूरू मुस्कुराकर कहता है कि आशा के पास ब्रेक की ताकत है। उसे इस मामूली बैरियर में कैद रखना नामुमकिन है। और यूरू का यह यकीन बिल्कुल सच साबित होता है। एक जोरदार धमाके के साथ आशा उस बैरियर के परखच्चे उड़ाकर बाहर आ जाती है। लेकिन वह सिर्फ बाहर नहीं आती, बल्कि अपनी शक्ति के दम पर दुश्मन के डायमंड्स का पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए तोड़ देती है। डॉक्टर से मिले खून के सैंपल को उन डायमंड्स पर फेंककर आशा पल भर में उनकी नई मास्टर बन जाती है। वो खूंखार डायमंड्स आशा के सामने पालतू जानवरों की तरह दुम हिलाने लगते हैं और आशा के हुक्म पर यूरू और लेफ्ट को अपने मुंह से सुरक्षित बाहर उगल देते हैं। दुश्मन का मास्टर जब देखता है कि उसका पूरा पासा पलट चुका है तो वह दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यूरू का निशाना नहीं चूकता। यूरू का एक अचूक तीर सीधा जाकर दुश्मन के कंधे को चीर देता है। इसके बाद का नजारा किसी खूनी मंजर से कम नहीं है। जिन हवेली के भीतर तबाही मचा देता है, उसका विशाल मछली जैसा डायमंड दुश्मनों को जिंदा निकल रहा है, तो वहीं बेसमेंट में छिपे हमलावरों पर वह ग्रेनेड्स से धमाके कर रहा है। अकियो अपनी विशाल आंख वाले डायमंड के साथ एंट्री लेता है और भागते हुए दुश्मनों को लोहे की रॉड से बेरहमी से कुचल देता है। जब सब कुछ शांत होता है तो यूरू और गैबी एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। गांव पर हुए हमले का गुस्सा यूरू के भीतर आज भी आग की तरह धधक रहा है और दोनों एक दूसरे को जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आशा बमुश्किल शांत कराती है। पकड़े गए दुश्मनों से सच उगलवाने के लिए हारुओ अपने भारी भरकम कछुए वाले डायमंड का वजन दुश्मन की छाती पर रख देता है। दर्द से कराहते हुए वह बंदा कबूल करता है कि वे सब सिर्फ भाड़े के टट्टू हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, और उन्हें ऑर्डर देने वाले जैकेट वाले शख्स को अकियो पहले ही यमलोक भेज चुका है। जब आशा उन नए डायमंड्स से उनका नाम पूछती है तो पता चलता है कि उनके पिछले मालिक ने उन्हें कभी कोई नाम ही नहीं दिया, क्योंकि वह उनकी इज्जत नहीं करता था। यह सुनकर गैबी का खून खौल उठता है और वह उस आदमी का आधा सिर अपने डायमंड के खूंखार जबड़ों के बीच फंसाकर उसे मौत का एहसास करा देती है। आशा उन डायमंड्स को छोटा होने को कहती है और वे प्यारे से छोटे रूपों में बदल जाते हैं। लेकिन इस पूरी खूनी जंग और जीत के बाद कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस आखिरी पलों में सामने आता है। यूरू जब आशा के चेहरे की तरफ देखता है तो उसकी नजर आशा की आंख पर लगी हुई पट्टी पर जाती है। वह उससे पूछता है कि आखिर उसकी आंख को हुआ क्या था। पूरे माहौल में एक सन्नाटा पसर जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक थम जाता है और आशा ठंडे लहजे में एक ऐसा सच बताती है जो पैरों तले जमीन खिसका दे। आशा कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी भाई, सच तो यह है कि मैं एक बार पहले भी मर चुकी हूं और मुझे जान से मारने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी हिगाशी विलेज के हत्यारे थे।
कहानी की शुरुआत होती है यूरू के उन डरावने पलों से जहां उसने पहली बार मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था। उसके पिता ने उसे एक सबक सिखाया था कि इस दुनिया में शिकारी और शिकार के बीच सिर्फ डर का फासला होता है। यूरू का कांपता हुआ शरीर और उसके पिता की वो ठंडी आवाज कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हें डर का सामना करना ही होगा, आज भी यूरू के रोंगटे खड़े कर देती है। वो उस खौफनाक पल को याद करता है जब उसने अपनी तलवार उस हमलावर के अंदर घुसाई थी और उसके फादर ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। उस हमले के बाद यूरू के पिता ने उसे जंगल में ही शांत होने के लिए कहा। उन्होंने सिखाया कि डर तुम्हें मार सकता है, इसलिए शांत रहो और सिचुएशन को एनालाइज करो। हम जैसे हंटर के लिए बीस्ट के आगे जान जोखिम में डालना आम बात है। यूरू और उसके पिता ने फैसला किया कि इस हमले की बात विलेज में किसी को नहीं बतानी है। उन्हें लगा कि उन हमलावरों के साथ ही विलेज पर हमला नहीं करेंगे, पर विलेज पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। ग्रेनी को यूरू के पिता की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। यूरू बहुत थक चुका था और आशा ने उसे आराम करने के लिए कहा। असल में यूरू के पिता ने यूरू की मां को सब सच बता दिया था, जिससे वह पूरी तरह से डर गई थी। कुछ ही दिनों बाद पेरेंट्स विलेज से गायब हो गए। यूरू को लगा उसे छोड़ दे रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जिस लड़की को वह आशा समझ रहा था वो दरअसल एक इम्पोस्टर थी। पिछले 10 सालों तक हिगाशी विलेज के लोगों ने उसे झूठ में रखा। अब जो असली आशा है उसने उसे बताया कि हिगाशी विलेज के असिस्टेंट्स ने उसे एक बार मार दिया था। हिगाशी विलेज से भागने के बाद काकीमोरी क्लैन ने उनका ध्यान रखा, लेकिन उनके पेरेंट्स गायब हो गए और पिछले साल आशा को किडनैप कर लिया गया। मरने के बाद आशा को ब्रेक की पावर मिली। वह बताती है कि मरने के बाद वह लैंड ऑफ डेड और इंसानों की दुनिया के बीच की बाउंड्री पर पहुंच गई थी। वहां एक डायमंड ने उससे कहा कि उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वह मौत को स्वीकार करे या उसे अपनाकर वापस लौटे। उसने वापसी चुनी। ब्रेक की पावर उसे किसी भी एनिमी का सिर दूर से उड़ाने की शक्ति देती थी, पर इसके बदले उसे महसूस होता था कि वह हेल में जी रही है। यूरू का दुख और बरक गया, क्योंकि उसे अब पता था कि उसके पेरेंट्स किडनैप हो चुके हैं। आशा ने लाइफ चुनी और उन असैसिन्स को मार दिया जिन्होंने उसे कैद किया था। अब कहानी वापस लौटती है कागेमोरी क्लैन के घर, जहां माहौल गरमाया हुआ है। आसुमा और हागुरे जैसे सदस्यों के बीच ट्विंस को लेकर बहस छिदा गई है। तभी गोंजो और डेरा का वहां आना पूरे माहौल को सस्पेंस से भर देता है। जिन और गोंजो की नजरें डेरा पर टिकी हैं और हवा में एक अनकही जंग महसूस हो रही है। डेरा का वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं है, वह जानबूझकर एनिमी टेरिटरी में आया है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई पावर होती तो क्या आप मौत को हराकर वापस आते या उसी रास्ते पर चलते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक राय हमारी पूरी थ्योरी बदल सकती है। कागेमोरी क्लैन के घर के बाहर का मंजर बेहद तनावपूर्ण है। आसुमा, जो अपनी तेज हियरिंग का दावा करता है, वह इस बात से अनजान कैसे रह सकता था कि वहां हमला हुआ है। वहीं हागुरे जैसे सदस्य आशा की सलामती की दुआ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बैरियर के होते हुए भी एनिमी अंदर कैसे घुसे। जिन और आसुमा के बीच की बातचीत में एक अजीब सी खटास है, जो बताती है कि क्लैन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ी जिद्दा खुलासा तब होता है जब यूरू को पता चलता है कि अगर वह मरेगा तभी उसे सील की पावर मिलेगी। क्या यह कोई वरदान है या कोई बहुत बड़ी जिद्दी साजिश? क्या यूरू अपने पिता की दी हुई सीख और अपनी बहन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कोई आत्मघाती कदम उठाएगा? यूरू का मासूम सा चेहरा अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। जिन और लेफ्ट राइट यूरू को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि यह रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। यूरू को यह भी पता चलता है कि 400 साल पहले एक ट्विन दोबारा जिंदा नहीं हुआ था, यानी मरने के बाद जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं है। यह सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। क्या यूरू वाकई इस सील की पावर का इस्तेमाल करेगा या फिर डेरा की कोई और ही गहरी चाल है? मास्टर बाकी सभी को लेकर आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये लोग कहां खाएंगे, क्योंकि हर चीज टूटी फूटी है। तभी हागुरे बोलता है, क्या मैं इसको ठीक कर दूं? मास्टर कहता है, ठीक है, कर दो। हागुरे आगे बढ़ता है और अचानक उसके कंधे पर कुछ वाइट वाइट सी चीज आ जाती है, जो चीजों को गायब कर रही होती है। यूरू लेफ्ट,
राइट। और धीरा हैरान होते हैं। फिर हागुरे के बगल में एक ब्लैक चीज आ जाती है। हम देखते हैं कि हागुरे व्हाइट और ब्लैक का इस्तेमाल करके चीजों को ठीक कर देता है। फिर हागुरे बताता है, मेरे 2 डीमन हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट वाला व्हाइट आउट है और ब्लैक वाला इंक है। जहां मुझे कुछ फिक्स करना होता है वहां पहले व्हाइट आउट लगाता हूं, फिर इंक से ओवरराइड करता हूं। आशा बताती है कि ये दोनों स्किल इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं और हागुरे में अच्छी कैपेबिलिटीज हैं। हागुरे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम हागुरे हिकारू है और मैं एक मांका हूं। यूरू सोचता है, मांका क्या है? अधीरा बोलता है, अरे मुझे याद आया, मैं ठान। मैंने तुम्हारे नाम का क्रेडिट देखा था किसी ओरिजिनल फिल्म में। हागुरे बताता है, हागुरे मेरा पेन नेम है, मेरा रियल नेम कागमोरी हिकारू है। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पेन नेम यूज करता हूं। वो बताता है कि वे तीनों भाई हैं। हागुरे सबसे बड़ा, आसुमा मिडिल और जिन सबसे छोटा। यूरू हैरान होता है, जिन सबसे यंगेस्ट है। हागुरे बताता है कि तीनों की मां अलग अलग है, इसलिए वे अलग दिखते हैं। आसमा बताता है, हागुरे नेक्स्ट क्लैन का हेड बनेगा। अगर तुम उससे दोस्ती रखोगे तो तुम्हें अच्छी पहुंच मिल सकती है। हागुरे गुस्सा होता है, मुझे शांति से जिंदगी जीनी है, मांगास ड्रॉ करने हैं। धीर मास्टर से पूछता है, क्या क्रेजी क्रिएटर्स ही अच्छी स्टोरीज लिखते हैं? मास्टर कहता है, ऐसा भी नहीं होता। धीरा हागुरे से पूछता है, क्या तुम्हारी बनाई चीजें सेफ हैं? हागुरे कहता है, एकदम सेफ हैं। कलरिंग सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो जाएगी। अंदर ठाकुर नोटिस करता है कि उसने पिलर की नीट मिस कर दी। एजेस स्मूथ होनी चाहिए थी, लेकिन उसने शार्पर बना दी। फ्लोर में भी गड़बड़ी कर दी। वो गुस्सा होता है, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है। मास्टर कहते हैं, कहीं भी बैठो, आराम से खाओ। 2 छोटे डीमंस पिलौस ले जा रहे होते हैं और कुछ डीमंस खाना परोस रहे होते हैं। लेफ्ट और राइट कहते हैं, हमें जरूरत नहीं, हम ह्यूमंस नहीं हैं। मास्टर बताते हैं, आप गेस्ट हैं, सभी को बराबर ट्रीट किया जाएगा। सब खाना खाने लगते हैं। जिन धीरा से पूछता है, यूरू यहाँ है, ये तुझे कैसे पता लगा? धीरा कहता है, ये सीक्रेट है। जिन बताता है, कल रात इस मेंशन पर अटैक हुआ था कई डीमंस ने। क्या तुम्हारे हिगाशे विलेज के लोगों ने किया? धीरा कहता है, मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हागुरे देख रहा होता है कि ब्रेकफास्ट की अच्छी वाइब जा रही है। धीरा कहता है, मैं कागे मोरिस हेडक्वार्टर पर क्यों अटैक करूंगा? जिन कहता है, टाइमिंग परफेक्ट थी, जैसे यूरू एंटर हुआ वैसे ही अटैक हुआ। यूरू मस्त से खा रहा होता है और आशा उसे एडमायर कर रही होती है। मेरा भाई कितना प्यार से खा रहा है। जिन बोलता है, सुना है तड़रा क्लैन के मेंबर्स बैरियर्स के थ्रू स्लिप कर सकते हैं। धीरा कहता है, मुझे नहीं पता कैसे। धीरा आशा से पूछता है, क्या कागेमोरीज तुम्हारे साथ सही से ट्रीट कर रहे हैं? आशा कहती है, हाँ, इन्होंने मुझे सही से पाला है, ध्यान रखा है। ये मेंशन सेफ था और यहाँ असैसिन अटैक नहीं करते, लेकिन कल रात अटैक हो गया था। गाबी बोलती है, अगर ऐसा मेंशन से बाहर कदम रखे तो कई एनिमीज घेर लेंगे। डॉक्टर कहती है, वो नहीं चाहती कि ऐसा बाहर जाए, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जब चीजें खत्म होती हैं तो उसे रेगुलर विजिट जाना पड़ता है और वहां सिक्योरिटी कम होती है। आशा बताती है, हिगाशी विलेज के एसोसिएशन ने मुझे पकड़ लिया था जब मैं हॉस्पिटल में थी। धीरा पूछता है, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? आशा कहती है, मुझे गैस्ट्रिक अल्सर है। बहुत स्ट्रेस होता है क्योंकि हिगाशी विलेज के एजेंट्स लगातार टारगेट करते हैं। पेट में होल हो चुका है। धीरा कहता है, मुझे ब्लेम मत करो, मैंने ये ऑर्डर नहीं दिए थे। वो माफी मांगता है। हिगाशी विलेज एग्जिस्ट ही क्यों करता है? धीरा आगे बोलता है, तुम्हारी फैमिली हॉस्पिटल की चीजें कैसे यूज करती थी? इंश्योरेंस कार्ड तो चाहिए होगा ना? और अब यू का क्या करें? उसे कैसे ऐड करवाएंगे? आशा कहती है, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मेरी माँ ओरिजिनल यहीं से थी, इसलिए मैं उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हूँ। लेकिन वो मिसिंग है मेरे पिताजी के साथ, जब से उन पर अटैक हुआ। आशा धीरा को घूर रही होती है। धीरा यूरो की तरफ देखता है, तुम्हारे पेरेंट्स मिसिंग हैं। धीरा कहता है, मैं हिगाशी विलेज के साइड हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना कि तुम्हारे पेरेंट्स मिसिंग हैं, तो मैं नहीं सोचता कि हिगाशी विलेज ने किया होगा। मास्टर कहता है, अच्छा, और हम तुम्हारी बात मान भी लें? धीरा कहता है, मैं किसी को मार सकता हूँ जान जो मेरी टेरिटरी में एंटर करे, लेकिन फालतू में अटैक नहीं करता। हिगाशी विलेज के एक्सट्रीमिस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अनारम शांति से आया हूँ यूरो को ले जाने के लिए। तुम बताओ, अगर कोई कागेरीज हमारी साइड आता तो ऐसा करता क्या? और मैंने सुना है तुम लोग भी कुछ धूत के धुले नहीं हो। और ये बताओ,
कागमेरिस क्लैन और उसका हेड आखिरकार हमारे ट्विंस के साथ क्या करना चाहता है। मास्टर बताते हैं, जब भी बुराइयां या बीमारियां बढ़ती हैं तो ट्विंस पैदा होते हैं और दुनिया के उसमें चली जाती है। हम लोग शायद बिना ब्रेक और सील के ही ठीक ठाक हैं। जब ये ठीक ठाक थे तो यही अच्छा हो कि यूरू और आसा फाइनल ट्विंस रहे। हिगाशी विलेज इन्हें प्रोड्यूस करता है, वो अब आगे से ना करें। वह एक बेकार विलेज है, आउटडेटेड वैल्यूज के साथ, जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। समय बदल चुका है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें आराम दें या शांत कर दें। आसमा कहता है, मैं डिसएग्री करता हूं। जिनको पावर्स मिली हैं उन्हें यूज करनी चाहिए और दुनिया में पीस लानी चाहिए, वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरा कहता है, अच्छा तो कागे मोरिस के पास वो है जिनसे इन पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। आसमा कहता है, हाँ, जो विलेज ब्रेक और सील की पावर्स प्रोड्यूस करता है वो एक्सिस्ट कर सकता है। हम उनके एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें एक सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना होगा। यूरू सोचता है और बोलता है, लेफ्ट एंड राइट, जब मैंने पूछा था कि क्या हम कर्स चिल्ड्रन हैं और केओस लाएंगे तो तुमने डिसएग्री किया था, और कुछ लोग हमारी पावर्स को वॉर स्टार्ट करने के लिए यूज करना चाहते हैं। तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगा कि हमारा जीना सही है, हमें आराम से जीना चाहिए। शुक्रिया। यूर कोल्ड सा बातें कर रहा होता है। वो मील के लिए थैंक यू बोलता है और आशा की तरफ उंगली बढ़ाकर कहता है, इसे माफी मांगनी पड़ेगी हर चीज के लिए। मैं इसे माफ नहीं करूंगा या अपने विलेज को अटैक करने के लिए, लेकिन इसे उन कामों के लिए माफी मांगनी होगी जो इसकी गलती नहीं थी। आशा को लगता है कि सारी गलती उसी की है और तुम्हें आशा सीक्रेटली नहीं रहना चाहिए। भले ही हम ट्विंस क्यों ना हो और दूसरे क्यों डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे रहना है। और अगर कागे मोरिस मोनोलिथ नहीं है तो एक्सट्रीमिस्ट इस बात को सुन रहे होंगे। और यू धीरा को बताता है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो हिगाशी विलेज के लोगों को भी सुनना चाहिए। यू बोलता है, मैं ना भागूंगा न छुपूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन नहीं है छुपने का। मुझे परवाह नहीं है कि तुम एगिश विलेज से हो या कागमोरी क्लैन से। अगर किसी को मेरा सर चाहिए, आओ और ले जाओ। लेकिन एक बार मैंने अपने अटैकर्स को हराया, मैं उनसे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा। धीरज उसे शांत कर रहा होता है। आशा कहती है, अरे बड़े भैया, आप तो इडियट हो। तुम ये बातें बोल के सीरियस नहीं हो सकते। तुम्हें पता नहीं कि असैसिन्स हम पर कितना मुश्किल अटैक करते हैं। मैं नहीं चाहती कि जैसा मैंने सफर किया वैसा तुम भी सफर करो। तुम्हें भागना भी पड़ेगा, छुपना भी पड़ेगा। अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। हागुरे पूछता है, क्या यूरुज है? वो अग्रेसिवली अटैक करता है। जिन कहता है, हाँ हाँ करता है। आशा कहती है, लेफ्ट और राइट, तुम तो कुछ समझाओ इसको। लेफ्ट और राइट का मुंह चमक रहा होता है, जैसे मास्टर बोलेगा वैसा ही करेंगे। मुसीबतें कितनी भी आए, ये बातें मान के रहेंगे। गाबी यूरो की बात से एग्री कर रही होती है और राइट कहता है, हाँ, हमारा मास्टर बहुत दयालु है। मास्टर यूरो को कागमोरीज क्लैन ज्वाइन करने के लिए कहता है, यहां सेफ और कंफर्टेबल रहेगा। यूरो मना कर देता है, तुमने कहा था कि हिगाशी विलेज खराब है और वो वही जगह है जहां से मैं बड़ा हुआ हूं। मेरे दोस्त हैं वहां। मैं तुम्हारे आदर्श समझता हूं, लेकिन जो अंतर है उसे भी मानना पड़ेगा। मैं उसके साथ नहीं हो सकता जिसने मेरे विलेज के साथ ऐसा किया हो। मुझे सही लगता है कि आप लोग हमारे पेरेंट्स के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन चीजें मैं अपने हिसाब से करूंगा। इसीलिए मैं धीरा के साथ जाऊंगा उन्हें ढूंढने के लिए। धीर कहता है, अरे यार क्या बोलूं, मैं तेरा गार्डियन हूं और मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि यह बंदा कैसे रहना चाहता है। धीर कहता है, चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। कागोरीस और आशा लेफ्ट और राइट से धीरा से रिक्वेस्ट करती हैं, उसके भाई का ध्यान रखें। सभी मान रहे होते हैं। फाइनली ये लोग गेट पर पहुंचते हैं और आशा बताती है, मैं इस गेट के आगे नहीं जा सकती क्योंकि यह गेट ही बैरियर है। अगर पार करूंगी तो जो ब्रेक की पावर चाहते होंगे वो मुझ पर अटैक कर सकते हैं। वो अपने भाई को केयरफुल रहने के लिए कहती है। यूरू सोच रहा होता है, आशा गेट्स के बाहर फ्रीली रह भी नहीं सकती। बेचारी गांव के पिंजरे से इस मेंशन में आ चुकी है, जो कि एक टाइप का पिंजरा ही है। आशा रुको भाई, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। और वो अपने पेरेंट्स की फोटो दिखा देती है यूरो को। आशा बताती है, यह फोटो उनके गायब होने के पहले की है। लेफ्ट राइट, यू हैरान होते हैं, ये फोटो जिस पर हमें दिख रही है वो चीज क्या है। आशा अपने भाई के साथ फोटो ले रही होती है। वो बताती है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मूवमेंट्स को कैप्चर करने में मदद करती है। यूरो इंप्रेस्ड होता है। आशा खुश होती है कैसे उसने सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए अपने भाई की एक फोटो ले ली। राइट कहता है,
हमें भी यूरू के साथ एक पिक्चर चाहिए। धीरा भी तैयार होता है, लेकिन फोटो में लेफ्ट और राइट नहीं आ रहे क्योंकि ये स्पिरिट्स और डीमंस हैं, फोटो में कैप्चर नहीं हो सकते। यू कहता है, फिर से मुझे माता पिता की फोटो दिखाना। यू नोटिस करता है कि उसके माता पिता यहाँ के कपड़े पहने हैं, न कि विलेज के। बेचारे ने 10 साल से देखा भी नहीं था। आशा कहती है, चलो ठीक है, मैं ये फोटो प्रिंट करा के तुम्हें भेज दूंगी, बस बता दो तुम रहते कहाँ हो, एड्रेस दे दो। यूरो एड्रेस नहीं बता पाता। आशा कहती है, बेचारी एडवांटेज नहीं ले पाई। आशा धीरे से पूछती है। धीरा कहता है, मैं एड्रेस नहीं दे सकता क्योंकि तुम कागोरिस के साथ काम करती हो। जिन कहता है, हम यूरो को बता देंगे, अगर रिसर्च में कुछ पता चले तो पेरेंट्स के बारे में, और हम तुम्हारे एड्रेस के बारे में नहीं पूछेंगे, बट हमें कोई ईमेल या फोन नंबर तो दे दो। धीरा मना कर देता है। वो सोच रहा होता है क्या तरीका होगा कि कांटेक्ट कर सकें और इंफॉर्मेशन शेयर न करनी पड़े। यू कहता है, फायर स्मोक कैसी रहेगी या स्मोक सिग्नल। सभी डिसएग्री करते हैं, वो लॉ के खिलाफ है। जिन अपना कार्ड देता है, अगर जरूरत पड़े तो यहां आ सकते हो। ये एक गर्ल्स बार का कार्ड है। जिन बताता है, कागे मोरिस क्लैन का बिजनेस है, जिनका नाम बताने पर मदद मिल जाएगी। धीरा मान जाता है। थैंक यू बोल के निकल रहे होते हैं। आशा यू को बताती है, तुम्हारे माता पिता का दिल टूटा था क्योंकि वो तुम्हें नहीं ला पाए। ग्रेनी रास्ते में आ गई थी, इसलिए तुम्हें माउंटेन में छोड़कर आए, लेकिन वो तुम्हें भी अपने साथ लाना चाहते थे, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। यूरो इमोशनल होता है। चलो ठीक है। यही सुनकर तसल्ली मिल गई। मेरा आना वर्थ इट रहा। आशा बैरियर क्रॉस करके अपने भाई को हक कर लेती है, अपना ध्यान रखें, और वापस बैरियर के अंदर चली जाती है। गेट बंद हो जाता है। यू जमीन पर गिरता है। अरे यार, मैं जान भी नहीं पाया और उसने हक कर लिया। अगर भालू होता तो मर चुका होता। लेकिन हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं कि वो आशा ही है। वो सच में मेरी असली बहन है। यूरो इमोशनल बैठा होता है। जिन पीछे मुड़कर देख रहा होता है तो आशा बोलती है, जिन, हमें भरोसा रखना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, कुछ गड़बड़ मत करो। जिन कहता है, हाँ ठीक है। मेंशन के अंदर मास्टर सोच रहे होते हैं लेफ्ट और राइट को किसी और को कंट्रोल कर देना चाहिए ताकि ब्रेक और सील की पावर यूरो और आशा से चली जाए, लेकिन उसके लिए उसे एक्वायर करना पड़ेगा और चुराने वाले को रोका नहीं जा सकता। अगर यूरो को कुछ हो गया तो एक तितली दिखाई जाती है। आंसुआ अजीब सा दिखाया जाता है। यूरो और उसके डीमंस धीरे के साथ जा रहे होते हैं। में यूरो और डेरा कागेमोरी क्लैन के मेंशन से वापस लौट रहे होते हैं। डेरा के पास जिनका दिया हुआ वीआईपी कार्ड होता है, लेकिन यूरो काफी उदास दिखाई देता है। इसलिए डेरा सोचता है कि उसे इस आधुनिक दुनिया के बारे में और ज्यादा दिखाया जाए। सबसे पहले वे लोग एक बड़े जहाज को देखते हैं। यूरो और उसके डेमंस इसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे मेट्रो में सफर करते हैं और फिर घोड़ों की रेस देखने पहुंचते हैं। डेरा रेस में पैसे हार जाता है, लेकिन यूरो को यहाँ के बड़े और तेज घोड़े काफी पसंद आते हैं। डेरा उससे पूछता है कि उसे यहाँ रहने के लिए क्या क्या चाहिए। यूरो कहता है कि उसे घोड़े और गाय चाहिए। डेरा तुरंत कहता है, इन दोनों के अलावा कुछ भी मांग लो। यूरो बताता है कि उसे सबसे ज्यादा एरोज चाहिए क्योंकि उसके पास अभी बहुत कम एरोज हैं। इसके बाद डेरा उसे सुपरमार्केट लेकर जाता है। यूरो एरो बनाने के लिए बैम्बू, नाइफ और थ्रेड खरीदना चाहता है। वह आयरन और स्टोन से एरो हेड्स बनाने की बात भी करता है। यूरो यहाँ तक सोच लेता है कि डियर की स्किन और ऑर्गन्स को बॉयल करके एनिमल ग्लू बनाया जा सकता है, लेकिन डेरा उसे ऐसा करने से रोक देता है और पहले से बनी हुई ग्लू दिखाता है। यह देखकर यूरो फिर से हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में चीजें कितनी आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद वे कपड़े खरीदने जाते हैं। यूरो को ऐसे कपड़े पसंद आते हैं जिनमें बहुत सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हों। वह ब्लैक कलर चुनता है और कहता है कि इससे खून के निशान आसानी से छिप जाते हैं। डेरा यह सुनकर सोचने लगता है, क्या मैं किसी क्रिमिनल के साथ शॉपिंग कर रहा हूं? फिर यूरो को एक और महत्वपूर्ण बात याद आती है। उसे समझ आता है कि जिन बैंडिट्स ने कभी उस पर हमला किया था, उनके हाथ बहुत साफ थे, जबकि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के हाथों पर एक खास तरह की मिट्टी होती थी जो आसानी से नहीं जाती थी। इससे यूरो को शक होता है कि शायद उन बैंडिट्स को किसी ने पहाड़ पर उसे मारने के लिए भेजा था। राइट एंड लेफ्ट भी अंदाजा लगाते हैं कि शायद इसके पीछे हिगाशी विलेज का हाथ हो सकता है, लेकिन यूरो के पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है।
इसी दौरान यूरू को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डेरा भी पहले से जानता होता है कि 3 लोग उनका पीछा कर रहे हैं। डेरा उन्हें इग्नोर करने को कहता है क्योंकि उसके पास उनके लिए एक प्लान होता है। उधर कागेमोरी मैंशन में असा अपने भाई यूरू के साथ खींची गई फोटो देख रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि डेरा भी उस तस्वीर में है, वह एडिटिंग करके डेरा को फोटो से हटा देती है। जिन जब उस फोटो के बारे में पूछता है तो असा साफ मना कर देती है कि उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। इसी बीच गोंजो उन लोगों से पूछताछ कर रहा होता है जिन्होंने मैंशन पर हमला किया था। पूछताछ में माकोतो और काइची बताते हैं कि उन्हें यह काम अकिशिमा नाम के व्यक्ति ने दिया था, लेकिन उनकी बातों में कई कॉन्ट्राडिक्शन सामने आते हैं, खासकर तब जब वे बताते हैं कि वे मैंशन में एक ऐसे वेस्ट गेट से अंदर आए थे जो असल में वहां मौजूद ही नहीं है। यह सुनकर कागेमोरी क्लैन को समझ आता है कि इस पूरे हमले के पीछे कुछ बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तभी फुयुकी अपने डेमन ब्लैकलिस्ट की मदद से माकोतो और काइची की सारी जानकारी निकाल लेता है। ब्लैकलिस्ट किसी डेमन को टच करते ही उसके पुराने मास्टर की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इससे पता चलता है कि माकोतो और काइची असली मास्टरमाइंड्स नहीं है। गोंजो उन्हें सजा देने के बजाय कागेमोरी क्लैन के लिए काम करने का मौका देता है। दूसरी तरफ यूरू और डेरा उस पुराने घर में पहुंचते हैं जहां डेरा ने कई हथियार छिपाकर रखे होते हैं। यूरू अपने लिए एक वेपन चुनता है, जबकि डेरा भी अपनी गन तैयार कर लेता है। अब वे लोग उन 3 पीछा करने वालों का सामना करते हैं। डेरा एक आदमी की गन उसके हाथ से गिरा देता है और राइट तथा लेफ्ट बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी भागने की कोशिश करता है और अचानक एक मिस्टीरियस मिस्ट में फंस जाता है। यूरू से बताता है कि यह ताडेरा क्लैन का लॉस्ट हाउस है, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच मौजूद है। वहां पहले भी कई लोग फंस चुके हैं और वापस नहीं लौट पाए। यूरू उसे एक पुराने स्केलेटन की तरफ दिखाता है और बताता है कि वह भी एक कागेमोरी एजेंट था जो कभी उनका पीछा करते हुए यहां फंस गया था। लेकिन तभी राइट और लेफ्ट को अचानक कुछ शक्तिशाली डेमन्स की मौजूदगी महसूस होती है। अगले ही पल एक खतरनाक हमला होता है। एक आदमी का सिर गायब हो जाता है और एक विशाल हाथ दिखाई देता है। फिर एक और पावरफुल डेमन सामने आता है। राइट एंड लेफ्ट उन डेमन्स को पहचान लेते हैं। अब उनका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। लेफ्ट यूरू और डेरा को पीछे रहने के लिए कहती है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ किसी अननोन एनिमी के साथ नहीं बल्कि उनके पुराने दुश्मनों के साथ होने वाली है। पिछले एपिसोड में जो 2 खतरनाक डेमन्स आए थे, एक लॉन्ग आर्म और दूसरा लॉन्ग लेग, अब इनकी यूरू और बाकी लोगों के साथ जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एनीमे पूरे 24 एपिसोड का है और हमारी जर्नी अभी काफी लंबी चलने वाली है। तो चलो सीधे एपिसोड 10 की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला खत्म हुआ था। जो लोग यूरू और बाकी लोगों का पीछा कर रहे थे, उनमें से 2 को इन दोनों डेमन्स ने मार दिया है। इसी दौरान डेरा एक बूढ़ी औरत को होश में लाता है। वो उठकर चारों तरफ देखती है और सामने लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग को देखकर डर जाती है। यूरू तुरंत पूछता है, ये तुम्हारे डेमन्स तो नहीं है? वो कहती है कि नहीं, वो इन दोनों को बिल्कुल नहीं जानती। अब डेरा को शक होता है कि कहीं ये कोई तीसरी पार्टी तो नहीं है जो टेड्रा क्लैन के लॉस्ट हाउस में घुस आई है। लेकिन लेफ्ट और राइट इन दोनों को पहचान लेते हैं। लेफ्ट बताती है कि ये दोनों डेमन्स पहले भी बेहद खतरनाक थे। बहुत साल पहले उन्होंने एक ट्रैवलिंग मोंक की मदद की थी जिसके पास सील की पावर थी। उसी मोंक ने इन दोनों को माउंट यामो के अंदर कैद कर दिया था। अब लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग बताते हैं कि उन्हें हजारों साल बाद एक नए मास्टर ने आजाद कर दिया है, यानी इतने लंबे समय तक कैद रहने के बाद अब दोनों फिर से आजाद हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों को लेफ्ट और राइट अभी तक याद है। दोनों पुराने हिसाब किताब निकालने लगते हैं। फिर ये दोनों अपने बारे में बताने लगते हैं। फीमेल डेमन है लॉन्ग आर्म, जिसके लंबे हाथ हैं, जबकि मेल डेमन है लॉन्ग लेग, जिसके पैर बहुत ज्यादा लंबे हैं। दोनों कहते हैं कि उन्होंने लोगों को खाया है और बच्चों को खाना उन्हें खास तौर पर पसंद है। और सामने बेचारा यूरू खड़ा है। अब ये दोनों लेफ्ट और राइट से पूछते हैं, तुम्हारा मास्टर कौन है?
डेरा वहीं खड़ा होता है और यूरू भी। दोनों डेमन्स को शक होता है कि अगर लेफ्ट और राइट यहाँ हैं तो ट्विंस पैदा हो चुके हैं और शायद सील की पावर वाला इंसान भी यहीं मौजूद है। तभी डेरा एक चाल चलता है। वो लेफ्ट और राइट को आदेश देता है, जाओ इन दोनों को हरा दो। राइट पहले बोलता है, हम तुम्हारी क्यों सुने, लेकिन लेफ्ट उसे घूरती है और राइट तुरंत समझ जाता है कि खेल क्या चल रहा है। वो बोलता है, एज यू विश मास्टर। बस फिर क्या था, दोनों डेमन्स को यकीन हो जाता है कि डेरा ही लेफ्ट और राइट का मास्टर है। अब वो यूरू को बाद में खाएंगे और पहले डेरा को खत्म करेंगे। डेरा भागने लगता है और दोनों डेमन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेफ्ट और राइट उन्हें रोकते हैं, लेकिन इन दोनों की फाइटिंग स्किल्स काफी खतरनाक हैं। डेरा दूर से गोलियां चलाता है और डेमन्स को समझ ही नहीं आता कि उन पर हमला आखिर हो कैसे रहा है। इसी बीच राइट अपने पावरफुल फॉर्म में आ जाता है और दोनों डेमन्स से भिड़ जाता है, लेकिन लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग की ताकत देखकर साफ पता चल जाता है कि इन्हें हराना आसान नहीं है। तभी डेरा किसी तरह यूरो के पास पहुंचता है। यूरो कहता है, आपने झूठ बोलकर खुद को उनका मास्टर क्यों बताया? अब तो वो आपके पीछे पड़े हैं। डेरा कहता है कि वो यूरो का गार्डियन है और उसकी बहन आसा ने उसे यूरो का ध्यान रखने के लिए कहा है। यूरो भी कहता है, मुझे भी फाइट करनी है, लेकिन डेरा उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो कागेमोरी क्लैन से है। यूरो उससे पूछता है कि उसे यहाँ किसने भेजा। वो बताती है कि उसे असुमा कागेमोरी ने भेजा है। असुमा ने उसे यूरो को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेजा था। तभी एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखाई देती है और दूसरी तरफ हमें असुमा दिखाई देता है, जिसके पास 2 डेमन्स हैं। ऐसा लगता है कि वो इसी बटरफ्लाई के जरिए यहाँ की सारी बातें सुन और देख रहा है। अब डेरा उस बूढ़ी औरत से पूछता है, क्या तुम डेमन बिल्डर हो? वो हाँ कहती है। डेरा उससे कहता है कि अपने डेमन्स को समन करो, लेकिन वो मना कर देती है। उसके डेमन्स उसके साथ नहीं है। अब यूरो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि मैं इन दोनों डेमन्स के मास्टर को ढूंढूंगा। अगर मास्टर आसपास है तो उसे पकड़ना होगा। दूसरी तरफ डेरा लेफ्ट और राइट के साथ मिलकर दोनों डेमन्स का ध्यान भटकाएगा और यही प्लान शुरू हो जाता है। डेरा को एक आर्मरी मिलती है जहां उसे एक मॉडर्न स्नाइपर राइफल मिलती है। अब डेमन्स की हालत खराब होने वाली है। डेरा दूर से लॉन्ग लेग पर गोली चलाता है और उसकी आंख खराब कर देता है। लॉन्ग आर्म पर भी गोली चलती है। इन दोनों को मॉडर्न वेपन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये हजारों सालों से कैद थे। डेरा इसी एडवांटेज का पूरा फायदा उठाता है। लेफ्ट और राइट को मौका मिलता है और वो दोनों डेमन्स पर हमला करते हैं, लेकिन तभी लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और अब दोनों का एक विशाल कंबाइंड फॉर्म बन जाता है, तेनागा आशिनागा। ये नया फॉर्म और भी ज्यादा खतरनाक है। इसी दौरान लॉन्ग आर्म बूढ़ी औरत को पकड़ लेती है और उसे खाने वाली होती है। डर के मारे वो आखिरकार एक बड़ा राज खोल देती है। वो बताती है कि यूरो ही ट्विंस में से एक है और आगे चलकर वही सील की पावर हासिल करेगा। अब दोनों डेमन्स का पूरा ध्यान यूरो पर चला जाता है। यूरो बूढ़ी औरत को बचाता है और खुद सामने आकर कहता है, मैं ही ट्विंस में से एक हूं, मैं ही लेफ्ट और राइट का असली मास्टर हूं। लेकिन यूरो लेफ्ट और राइट को आदेश देता है कि जब तक मैं ना कहूं तुम दोनों अटैक मत करना। अब यूरो अकेले दोनों डेमन्स को अपने पीछे दौड़ाता है। लॉन्ग लेग की आंखें खराब हैं, इसलिए वो लॉन्ग आर्म पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे खराब होने लगता है। फिर दोनों एक बड़ा पेड़ उठाकर यूरो के ऊपर गिरा देते हैं। यूरो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। दोनों डेमन्स सोचते हैं कि पहले इसके हाथ तोड़ेंगे और फिर इसकी जुबान, ताकि ये लेफ्ट और राइट को कमांड न दे सके। लेकिन तभी यूरो अचानक आंखें खोलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लॉन्ग आर्म डर जाती है। उसे लगता है कि शायद यूरो के अंदर सील की पावर जाग गई है। असल में यूरो सिर्फ उन्हें डराने का नाटक कर रहा होता है। जैसे ही दोनों का ध्यान भटकता है, यूरो कमांड देता है, लेफ्ट और राइट, मूव, और उसी पल लेफ्ट और राइट अपने पावरफुल फॉर्म्स में हमला कर देते हैं। लॉन्ग आर्म को पानी में फेंक दिया जाता है। वहीं लॉन्ग लेग अपनी खराब आंखों की वजह से कुछ देख नहीं पाता। राइट सही मौका देखकर लॉन्ग लेग की गर्दन पर हमला करता है और डेरा भी अपनी स्नाइपर से उसे फिनिश कर देता है।
अगले ही पल दोनों डेमन्स धुएं में बदल जाते हैं और पीछे उनके रिलिक्स बच जाते हैं। फाइट खत्म हो चुकी होती है। यूरू को समझ आता है कि उसने अपनी सील पावर का इस्तेमाल किए बिना ही दोनों को हरा दिया है, लेकिन वो कहता है, मैंने इन्हें हराया नहीं, बस इनके खिलाफ सही तरीका ढूंढा था। इसी दौरान लेफ्ट को वही छोटी बटरफ्लाई दिखाई देती है। वो उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि यह बटरफ्लाई असल में असुमा के डेमन का एक छोटा हिस्सा है, यानी उनका पीछा इंसान नहीं कर रहे थे। असल में असुमा इसी बटरफ्लाई के जरिए उन्हें ट्रैक कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, यूरू को अब अंदाजा हो चुका है कि सील की पावर कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हजारों साल पुराने और बेहद पावरफुल डेमन्स भी सिर्फ उस पावर के नाम से डर रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था डेमन्स ऑफ द शैडो रियलम एपिसोड 10। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यूरू को सील की पावर आखिर कब मिलेगी और वो पावर आखिर कितनी खतरनाक है। आसुमा के साथ मौजूद व्हाइट डीमन अपना परिचय असगिरी के नाम से देती है। असगिरी बताती है कि उन्हें आखिरकार तादेरा क्लैन के हाइडआउट का पता चल चुका है और वहां मिसिंग लोगों की बॉडीज भी रिकवर की जा सकती हैं। लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यूरू अपने साथियों को लेकर उसी मिस्टीरियस हाइडआउट तक पहुंच चुका है जहां लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग ने किसी को आने नहीं दिया था। जगह को देखते ही यूरू समझ जाता है कि आखिरकार उन्हें अपने दुश्मनों के मास्टर का ठिकाना मिल गया है। लेकिन तभी सामने आता है एक छोटा सा बच्चा। सबको उम्मीद थी कि सामने कोई खतरनाक डीमन मास्टर होगा, लेकिन यह बच्चा हाथ ऊपर करके डरते हुए कहता है, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सभी शॉक में पड़ जाते हैं। क्या यही लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग का मास्टर था? बच्चा अपना नाम बताता है, कैन टेड्रा। और इससे भी बड़ा शॉक तब मिलता है जब पता चलता है कि यह बच्चा खुद को टेड्रा फैमिली का हिस्सा बताता है। धीरा जब उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो कैन बताता है कि उसके पिता का नाम टेड्रा रुई है। नाम सुनते ही धीरा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि रुई उसके पिता और पूर्वजों का नाम था। धीरा केन की उम्र पूछता है। केन बताता है कि वह सिर्फ 13 साल का है, यानी दोनों के बीच पूरे 22 साल का डिफरेंस है। लेफ्ट और राइट इस सिचुएशन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अचानक धीरा को इतना छोटा भाई कहां से मिल गया। लेकिन यूरू को मजाक से ज्यादा अपने पेरेंट्स की चिंता होती है। काइन बताता है कि उसके पिता ने उसे यूरू और उसके माता पिता के बारे में बताया था, यहाँ तक कि उन्होंने यूरू के पेरेंट्स को विलेज का बैरियर तोड़कर भागने में मदद भी की थी। यह सुनते ही यूरू की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह केन से सीधा पूछता है, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? केन के पास इसका जवाब नहीं होता। इसी बीच वहां मौजूद ग्रैनी इस पूरी सिचुएशन से खुद को अलग कर लेती है। वह कहती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वह किसी को भी इस हाइडआउट की लोकेशन के बारे में नहीं बताएगी। यूरू और धीरा उसे जाने देते हैं, लेकिन जाने से पहले ग्रैनी अपने साथ मारे गए लोगों को बरी करना चाहती है। यूरू भी उसकी मदद करता है। ग्रैनी को समझ नहीं आता कि जो लड़का अभी अभी उनके साथियों को मार रहा था, वही अब उनके फ्यूनरल में मदद क्यों कर रहा है। यूरू बस इतना कहता है कि बॉडीज को दफनाना जरूरी है, वरना बीमारी फैल सकती है। लेकिन असली वजह कुछ और भी है। यूरू चाहता है कि ग्रैनी जल्दी चली जाए ताकि वह केन से पूरी सच्चाई सुन सके। इसके बाद बात डीमंस और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर पहुंचती है। यूरू पूछता है कि अगर डीमन का मास्टर मर जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होता है। धीरा बताता है कि डीमन और मास्टर के बीच कॉन्ट्रैक्ट तभी डिसॉल्व होता है जब दोनों साइड्स एग्री करें। असल में मास्टर और डीमन पूरी तरह इक्वल होते हैं। उन्हें सिर्फ कन्वीनियंस के लिए मास्टर कहा जाता है। लेफ्ट और राइट भी बताते हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन 400 साल बाद बाहरी दुनिया में वापस आने के बाद दोनों काफी एंजॉय कर रहे हैं। फिर राइट काइन को वार्निंग देता है कि हर डीमन उनकी तरह फ्रेंडली नहीं होता, और अगर किसी डीमन को तुरंत सील करना हो तो सील उसका कॉन्ट्रैक्ट देखे बिना भी उसे सील कर सकता है। यह सुनकर केन और भी डर जाता है। टाउन में वापस आने के बाद ग्रैनी फैसला करती है कि वह यह जॉब छोड़ देगी। वहीं धीरा और यूरू काइन से पूरी कहानी सुनते हैं। केन बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसके पिता कहाँ हैं। उसकी मां की मौत के बाद वह पूरी तरह अकेला पड़ गया था।
अपने पिता को ढूंढने और खुद को सरवाइव करने लायक बनाने के लिए उसने डीमन पावर्स हासिल करने की कोशिश की। उसे लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग मिले, लेकिन दोनों उसके कंट्रोल में नहीं थे। इसीलिए केन ने उन्हें एक अबैंडन्ड हाउस के अंदर ट्रैप कर दिया। धीरा को अब पूरी पिक्चर समझ आने लगती है। करीब 10 साल पहले योरू के पेरेंट्स विलेज छोड़कर गए थे। उसी समय धीरा के पिता ने ताडेरा क्लैन को इस पूरे मामले को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन उसके बाद धीरा के पिता भी अचानक गायब हो गए और अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या केन का पिता अभी भी जिंदा है? इसके बाद धीरा और योरू हाना के पास लौटते हैं। हाना योरू को सही सलामत देखकर खुश होती है, लेकिन उसकी चिंता जल्दी ही केन को देखकर बढ़ जाती है। धीरा उसे पूरी कहानी समझाता है। पहले हाना को लगता है कि धीरा ने कोई गलत काम किया है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि केन के पास जाने के लिए कोई और जगह ही नहीं है, इसीलिए केन अब इनके साथ रहेगा। लेकिन तभी केन एक इंपॉर्टेंट चीज निकालता है, एक पासबुक। वह बताता है कि उसकी मां ने उसे यह दिया था और इसमें मौजूद पैसे से वह अपनी लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है। हाना जब पासबुक चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसमें काफी ज्यादा पैसे मौजूद हैं और सबसे शॉकिंग बात, इस अकाउंट में आज भी पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। इसका मतलब काइन का पिता शायद अभी भी जिंदा है। धीरा तुरंत काइन से उसके पिता की फोटो मांगता है, लेकिन काइन के पास कोई फोटो नहीं है। फिर भी एक रास्ता बचता है, उसके पिता के पुराने कॉन्टैक्ट्स और फ्रेंड्स। लेकिन काइन पहले ही पता कर चुका था। किसी को नहीं पता कि उसका पिता आखिर कहां गया। यानी ये आदमी इतने सालों से सबकी नजरों से बचा हुआ है। रात में यूरू और केन एक ही रूम में सोते हैं। केन अपने भाई को धन्यवाद देता है कि उसने लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग को हरा दिया। यूरू उसे समझाता है कि वह अकेला नहीं है, वह तादरा फैमिली से जुड़ा हुआ है और उम्मीद करता है कि उसका पिता जल्द ही उसे मिल जाएगा। काइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भी यूरू के पेरेंट्स के वापस मिलने की उम्मीद करता है, लेकिन दूसरी तरफ धीरा चुपचाप बैठा होता है। उसके सामने काइन की मां की एशेज रखी होती हैं। वह बताता है कि अभी तक उसे प्रॉपर ग्रेव नहीं मिली है। हना उसे सलाह देती है कि काइन चाहे तो अपनी मां के लिए किसी खूबसूरत माउंटेन लोकेशन पर ग्रेव बना सकता है। धीरा कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठकर ड्रिंक करता रहता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक नया फैमिली मेंबर नहीं आया था, बल्कि उसके अतीत का एक ऐसा राज खुल चुका था जो शायद टेड्रा फैमिली, यूरू के पेरेंट्स और केन के गायब पिता तीनों को एक ही कहानी से जोड़ता था। यूरू उसके लिए कई सारे एरोज बनाता है। यह देखकर काइन हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या यूरू कुछ भी बना सकता है। यूरू बताता है कि कुछ चीजें उसने अपने फादर से सीखी हैं और बाकी खुद सीखी हैं। काइन उससे वेपन्स चलाना सीखने की रिक्वेस्ट करता है। यूरू इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी समय कहानी कागेमोरी मैंशन की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ माकोतो अपने डीमंस के साथ पहुंची होती है और उसकी मुलाकात असा और गबी से होती है। असा उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है। माकोतो बताती है कि जिन ने उसे एक खास काम के लिए बुलाया है। बातों बातों में असा उसके डीमंस की एबिलिटीज के बारे में पूछती है। माकोतो बताती है कि उसके डीमंस लोगों को किडनैप करने में एक्सपर्ट हैं। एक डीमन इंसान का रूप लेकर लोगों को हनी ट्रैप करता है, जबकि दूसरा रैकून अपने वॉलनट्स की मदद से लोगों को ट्रैप करता है। यह सुनकर आसा और गबी का दिमाग ही घूम जाता है। आसा राहत की सांस लेकर कहती है कि अच्छा हुआ उसे किसी और डीमन ने किडनैप किया था। लेकिन फिर आसा को शक होता है कि कहीं जिन ने माकोतो को यूरू को किडनैप करने के लिए तो नहीं बुलाया। जिन इस बात से साफ इनकार कर देता है। उसने माकोतो को एक ऐसे वेस्ट गेट की लोकेशन पता करने के लिए बुलाया है जो अब वहां मौजूद ही नहीं है। सभी वेस्ट वॉल के पास पहुंचते हैं। माकोतो वॉल को देखते ही कहती है कि यहाँ पहले एक गेट जरूर था, लेकिन अब वहां सिर्फ एक दीवार है। गबी को शक होता है कि शायद यह हिकारू की एबिलिटी का काम है, क्योंकि वह रियलिटी को बदल सकता है। लेकिन असा इस बात को रिजेक्ट कर देती है। अगर हिकारू ने रियलिटी बदली होती तो कुछ समय तक वह जगह ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती। तभी जिन वॉल को ध्यान से देखता है, उसे एक बेहद पतली लाइन दिखाई देती है। ऐसा दूसरी तरफ भी ऐसी ही लाइन नोटिस करती है।
दोनों लाइंस के बीच की दूरी बिल्कुल गेट की विड्थ जितनी थी। अब सवाल था, आखिर यह गेट गायब कैसे हुआ? दूसरी तरफ असुमा अपने अंकल शिगो से मिलने पहुंचता है। शिगो उससे पूछता है कि उसने यूरू और उसके साथियों को पकड़ने का मौका क्यों गंवा दिया। असुमा बताता है कि यूरू और उसके डीमंस को हराना इतना आसान नहीं है। शिगो फिर कहता है कि कम से कम हिकारू को गायब कर दो ताकि वह क्लैन का अगला हेड बन सके। लेकिन असुमा बताता है कि हिकारू के मरने के बाद भी करंट हेड अपनी पोजीशन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तभी शिगो उसे एक और आइडिया देता है, तो आसा का दिल जीत लो। लेकिन असुमा तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि 16 साल की लड़की को मैनिपुलेट करना क्राइम होगा। शिगो उसे उसकी मां की तरह यूजलेस कह देता है। असुमा कोई रिएक्शन नहीं देता और वहां से चला जाता है। लेकिन जाते समय वह एक डीमन बटरफ्लाई छोड़ देता है। कुछ देर बाद बाथरूम से एक मिस्टीरियस आदमी बाहर आता है। वह असुमा की छोड़ी हुई बटरफ्लाई को अचानक काट देता है और शिगो को वार्निंग देता है कि अपने न्यूक को अंडर एस्टिमेट मत करना। इधर हाना लैपटॉप पर पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रही होती है। वह सोचती है कि एक बच्चे की देखभाल करना ही मुश्किल था और अब घर में एक और बच्चा आ गया है। लेकिन उसे काइन पर भरोसा है। काइन को भी अपनी गलती समझ आ चुकी है। उसे एहसास है कि लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग को जगाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वह अपनी जान देकर भी उस गलती को ठीक करना चाहता है। तभी हाना को एक पुरानी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट मिलती है। यह रिपोर्ट यूरू के जन्म से पहले की है और इसमें उसकी मदर का नाम भी मौजूद है। यूरू अपनी मदर का नाम सुनकर तुरंत वहां पहुंच जाता है। वह बताता है कि आसा ने कहा था कि उसकी मदर ओकिनावा से थी। हाना समझाती है कि वहां उसके सरनेम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ सरनेम से रिलेटिव्स को ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन लेफ्ट एक इंपॉर्टेंट बात याद दिलाती है। कागेमोरीज के रिकॉर्ड्स के मुताबिक यूरू की मदर गायब होने से पहले अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। इसका मतलब हो सकता है कि यूरू के ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी ओकिनावा में हों, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है। अगर कागेमोरिस उसकी मदर के फैमिली को जानते थे तो संभव है कि वे पहले से उस जगह पर नजर रख रहे हों। इसलिए यूरू फैसला करता है कि पहले उसे अपने फादर को ढूंढना होगा। इसके बाद धीरा एक शमन से मिलने जाता है। वह विलेज के लिए मेडिसिन और वैक्सीनेशन की मदद मांगता है, लेकिन फिर वह असली बात बताता है। कागेमोरिस ने हिगाशी विलेज पर हमला किया था। शमन तुरंत गंभीर हो जाता है। वह आसा के बारे में पूछता है। धीरा बताता है कि आसा के पास अब ब्रेक की पावर है और उसी की मदद से उसने हिगाशी विलेज का बैरियर तोड़ा था। फिर शमन यूरू के बारे में पूछता है। धीरा बताता है कि यूरू उसके साथ सेफ है और कागेमोरी से बचकर निकल आया है। लेकिन धीरा अपने फादर को लेकर परेशान है। पिछले 10 सालों से उसे अपने फादर की कोई खबर नहीं मिली। वह शामन से उसे ढूंढने में मदद मांगता है। शामन भरोसा देता है कि विलेज जाकर वह इस बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। तभी शमन एक शॉकिंग बात बताता है। पिछली रात एक आदमी ने उस पर हमला किया था। उसके पास 2 कटान्स थीं, लेकिन वे ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्स नहीं थीं, वे डीमंस थीं। हमले के बाद शमन बेहोश हो गया और जब उसे होश आया वह आदमी गायब था। अब शमन समझ जाता है कि यूरू की वजह से कोई उनकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। धीरा उसे सावधान रहने के लिए कहकर चला जाता है। कुछ समय बाद शमन हिगाशी विलेज पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा बेहद भयानक था। पूरा विलेज तबाह हो चुका था। कई लोग मारे गए थे और परिवार अपने लव्ड वंस का शोक मना रहे थे। बच्चे शमन को देखकर उसके पास आते हैं और बताते हैं कि राइट और लेफ्ट के जाने के बाद जैसे कोई ईविल गॉड गांव में आ गया हो। शमन एक छोटी बच्ची को वैक्सीन देता है, लेकिन बच्ची बहुत उदास होती है। गांव वाले बताते हैं कि उसकी मदर को उसी के सामने मार दिया गया था। लोग कागेमोरिस से बदला लेना चाहते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि अगर उनके पास सील की पावर होती तो वे कागेमोरिस के सामने खड़े हो सकते थे। लेकिन शमन उन्हें बताता है कि 5 सिलेक्टेड फाइटर्स को यूरू के पीछे भेजा गया था, एक भी वापस नहीं आया। शमन समझाता है कि नॉर्मल ह्यूमंस यूरू के सामने बहुत स्लो हैं। अगर उन्हें यूरू को रोकना है तो उन्हें किसी को हॉस्टेज बनाना होगा। कुछ लोग इस बात से एग्री कर जाते हैं,
लेकिन तभी एक तलवार शमन के पेट से बाहर निकलती है। सभी लोग शॉक में जम जाते हैं और अगले ही पल एक मिस्टीरियस आदमी शमन की बॉडी के अंदर से बाहर आता है। वही आदमी जिसने पिछली रात शमन पर हमला किया था। वह अपना नाम बताता है, इवान। हिगाशी विलेज के लोग कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि वे डीमंस को देख ही नहीं सकते। इवान इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह अचानक अपनी ब्लेड घुमाता है और विलेजर्स पर हमला कर देता है। एक पल में पूरा विलेज चीखों से गूंज उठता है। अब साफ हो चुका था, कागेमोरिस सिर्फ यूरो को ढूंढ नहीं रहे थे, वे उसके आसपास मौजूद हर इंसान को अपने खेल का हिस्सा बना रहे थे। और इसी टेरिफाइंग मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल कहानी एनिमे की को सब्सक्राइब जरूर करना।